नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आज तक आए हुए हैं। ठीक है, ये अभी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है अपेक्स बैंक का, ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर को होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, आप कुल टोटल 25 में कितना बना सकते हैं आप उसको आप परखिएगा। ठीक है, उसके अनुसार फिर आप अपनी तैयारी को जांचिएगा। ठीक है, ये जो है प्राचीन भारत से संबंधित है। इसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद फिर आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ये जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा स्पेशली आप लोगों का। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाने वाला है। ठीक है, या फिर आप अपनी तैयारी को इसमें जांच सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं आज के हमारा इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन हैं भीमबेटका, घघरिया, सिंगरौली या आजमगढ़। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका नामक स्थान से, जो कि कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, इस भीमबेटका नामक स्थान से जो है सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है पूरे भारत का सर्वाधिक शैल चित्र जो है भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप्स या रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। तो देखिए, अभी भी लगभग जो है लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी भी जो है लाल रंग का प्रयोग होता है। वो तो विभिन्न त्योहारों पर उसे जो है कलर करते हैं मिट्टी के बर्तनों पर, वो बात अलग है, लेकिन स्पेशली जो है लाल कलर का प्रयोग पहले भी किया जाता था और अभी वर्तमान में भी ये प्रचलित है। ठीक है, तो लाल कलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर बोला है। हड़प्पा काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का प्रयोग होता था। स्पेशली ये जो है मैरून कलर का रहता था, कत्था कलर का, तो उसी को लाल बोल दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, शहर एवं नदी को जो है सुमेलित करना है। बताना है यहाँ पर जो शहर हैं, ये सभी शहर हैं, वह किस नदी के किनारे पर थे। तो यहाँ पर दिया है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर किस नदी पर था, रावी नदी पर। तो रावी नदी तो सामने में ही दे दिया है भाई, तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा जो है घग्घर नदी, ये भी सामने में दे दिया है, तो दो। तो लोथल भोगवा नदी अर्थात ये तीन, रोपड़ का सतलज नदी चार। देखिए, ये जो सभी शहर हैं वह इसके जो सामने में जगह नाम लिखा है उसी से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। देखिए, भारत में कौन सा स्थल स्थित नहीं है पूछा है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है। ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये जो है बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ये जो लोथल है, लोथल वो अपने गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारत में स्थित नहीं है पूछा है, तो ये लोथल, ये स्पेशली लोथल जो है गुजरात में है और इसे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह था ये लोथल। यहाँ पर जो है बंदरगाह के जो है साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को। ठीक है, नदी के किनारे पर, स्पेशली वो भोगवा नदी के किनारे पर ये लोथल पड़ता है। इसी भोगवा नदी में जो है बंदरगाह के हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर जो है पानी जहाज रुका करता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए, किस स्थान से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बोला है। आपके ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली या लोथल। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनावली। इस बनावली वाले क्षेत्र से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद निम्न में से है। ऋग्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, या इनमें से कौन सा कूट जो है ऋग्वेद से संबंधित है। देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन,
शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? इनमें से क्या है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये एक प्रकार का स्रोतों का संकलन है दोस्तों, ठीक है, ना कि कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन, बल्कि ये जो है स्रोतों का संकलन माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये देखिए, ये सोम देवता है ना, सोम देवता को जो है कौन सा मंडल जो है समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवां मंडल। ये जो नौवां मंडल है यह जो है सोम देवता को जो है समर्पित है। वहीं तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में जो है तीसरे मंडल में जो है आप सभी को पता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा वाला, तो ये तीसरे मंडल में है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस 10वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है, या 10वें मंडल में ऐसा खास क्या चीज़ है जिसको क्वेश्चन बना करके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? क्या अथर्ववेद में हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था, सामवेद में हुआ था, या यजुर्वेद में हुआ था? किस में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? देखिए, रीत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में भी पूछा जाता है। इस रीत को, रीत पर जो है निबंध या फिर 8 नंबर का या 7 नंबर का रीत के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। रीत का संबंध होता है दोस्तों प्राकृतिक नियम, ठीक है। रीत से याद रखिएगा ऋतु, ठीक है, रीत से याद रखिए ऋतुएं। ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 6-7 प्रकार, 8 प्रकार के, 4 प्रकार, स्पेशली 4 प्रकार के देखे गए हैं हमारे भारत में। तो ये जो 4 हैं वो कैसे संबंधित है? तो प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक होता है तभी तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, ये सभी जो है प्राकृतिक है ना। तो प्राकृतिक नियम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृतिक नियम से संबंधित है ये रीत शब्द, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? देखिए, महापरिनिर्वाण को जाना जाता है उनके निधन से, मृत्यु से, ठीक है। तो किस स्थान पर उनको महापरिनिर्वाण, उनका जो निधन हुआ था उनको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, किस स्थान पर हुआ था बोला गया है? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किनके शासनकाल के दौरान हुआ था? देखिए, 4 ठो बौद्ध संगीति हमारे पूरे भारत में जो है बौद्ध संगीति हुआ है। चौथा बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था बोला है? क्या अशोक के समय, हर्षवर्धन के समय, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क? तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कनिष्क के समय में जो है हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, ठीक है, पूरे विश्व में जो है प्रख्यात माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यभूति। तो देखिए, ये कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्हीं के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। वहीं धर्मपाल की बात करें तो ये जो है विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला से संबंधित रखते हैं ये धर्मपाल जी, ठीक है। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये जो है पाल वंश के थे धर्मपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न अणुव्रत सिद्धांत स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? देखिए, ये प्रमुख सिद्धांत को बताया है, जैसे त्रिरत्न का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, लोकायत धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से या फिर शैव धर्म से? देखिए, शैव है ना, शैव धर्म। ये लोकायत धर्म को बोल रहा है, चारवाक दर्शन को ही बोल रहा है, ठीक है, चारवाक दर्शन को ही लोकायत बोलते हैं। तो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है ये सभी, अणुवत का सिद्धांत, त्रिरत्न का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, ये सभी जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर भगवान का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर भगवान का प्रथम शिष्य कौन था? आपके ऑप्शन है जमाली, प्रभास, त्रिशाला या विपिन। तो इनका प्रथम शिष्य जो है जमाली को माना जाता है। ये महावीर स्वामी के जो है दामाद के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, दामाद के रूप में महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम शिष्य इन्हीं को माना जाता है। और प्रथम विरोधकर्ता भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है, प्रथम विरोधकर्ता भी इन्हीं को जाना जाता है। इनके दामाद भी यही थे और प्रथम शिष्य भी यही थे, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? क्या उदयन था, बिंबिसार था, अशोक था या फिर महापद्मनंद थे? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदयन। ठीक है, उदयन जो है किसका पुत्र था? तो यह जो है अशोक का पुत्र था। ठीक है, मैं करेक्ट हूँ क्या? अशोक का ही पुत्र था शायद, या फिर किसका पुत्र था? नहीं नहीं नहीं, अशोक का पुत्र नहीं था, ये जो है अजात शत्रु का पुत्र था। उदयन जो है किसका पुत्र था? तो अजाद शत्रु का पुत्र था ये उदयन। इसी को जो है पाटलिपुत्र संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसने जो है अजात शत्रु की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था और जहाँ ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, ये राजगिरी है ना, वैशाली या श्रावस्ती? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए राजगिरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजगिरी, इसी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। गिरिब्रज और राजगिरी दोनों के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र तो बाद में बना, उससे पहले राजगिरी जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मगध अर्थात बिहार वाला क्षेत्र को बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर द्वारा किस राजा को, भारत के किस राजा को झेलम नदी के तट पर पराजित किया गया था? सिकंदर द्वारा किस भारतीय राजा को झेलम नदी के तट पर पराजित किया गया था? आपका ऑप्शन है राजा आम्भी, राजा पोरस, राजा चंद्रगुप्त मौर्य या भीमसेन? तो देखिए राजा पोरस, ये जो है पुरु महाजनपद का क्या था? ये राजा था, पुरु महाजनपद का राजा था। इन्हीं ने ही जो है अपनी कुशलता का परिचय देते हुए सिकंदर से लड़ाई लड़ा और अंतिम समय में जो है यह जो है इसको हार मिली थी। ठीक है, तो इसी को ही जो सिकंदर जो है इसको हराने के बावजूद भी इसको क्या शाबाशी दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए कौटिल्य ने, जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा था। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति, किस प्रकार राजनीति खेली जाती है, राजनीति जीती जाती है, एक राजा को कैसा शासक बनना चाहिए, उसकी प्रजा के लिए क्या क्या उनकी मनोकामनाएं होनी चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या क्या होनी चाहिए, किस प्रकार एक राजा जो है शासन प्रशासन को संभालता है, किस प्रकार राजनीति में उसे पारंगत होना चाहिए, ये सभी चीज़ों का वर्णन जो है इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इन्होंने किया है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ का इसमें वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है आपके ऑप्शन है प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस या मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं। ये इंडिका जो मेगास्थनीज है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत की यात्रा पर आए थे। यह जो है विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, और यहाँ पर आकर के इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। देखिए यहाँ पर नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये हाईलाइट होता है क्वेश्चनों में, कभी कभी इसको हाईलाइट नहीं करता है। तो नहीं गया था, तो क्या अश्वघोष नहीं गया था, पासर नहीं गया था, वसुमित्र नहीं गया था या विशाख दत्त नहीं गया था? तो देखिए ये जो विशाख दत्त है ना, ये स्पेशली राइटर है, ये इसके समकालीन नहीं थे, अर्थात इनके ये दरबार में नहीं गए थे। ठीक है, विशाख दत्त का एक प्रमुख रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, याद रखिएगा ना, मुद्रा राक्षस, ये मतलब कोई भी जो है राइटर बुक का नाम जो है इस बार पेपर में हो सके तो पूछा जा सकता है अपेक्ष बैंक में। ठीक है, आप जो है विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं उसको आप याद करके जाइएगा। ठीक है, जो रचनाएं हैं और रचनाकारों के नाम भी, जैसे कि मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, उसी प्रकार अशोक घोष के द्वारा क्या लिखा गया है। ठीक है, और जैसे कि अभी तो बता दिया इस क्या जो अर्थशास्त्र नाम पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसी प्रकार और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस शासक के शासनकाल के दौरान हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो देखिए हुणों का आक्रमण जो है विशेष रूप से गुप्त वंशों के समय में हुआ था। ठीक है, गुप्त वंशों के समय में हुआ था। ये हुण क्या थे? हुण जो है विदेशी, ये समझ लो विदेशों से आए हुए आक्रमणकारी थे। ठीक है, लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, जो है किनके समय में हुआ था? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो देखिए स्कंदगुप्त के समय में ही जो है हुणों का आक्रमण हुआ था, और स्कंदगुप्त के द्वारा ही जो है इनको आक्रमण को दबा दिया था। ठीक है, दबाना, ठीक है, आक्रमण को दबाने का कार्य किसने किया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा ही किया गया था, और आक्रमण भी इसी समय में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था?
तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वह राष्ट्रकूट वंश को जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, इन्हीं के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिए एक जो है एलोरा है। ठीक है, एक एलोरा गुफा है और एक है अजंता। ठीक है, ये दो प्रकार की गुफाएं यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती हैं। तो देखिए एलोरा के अंतिम में आया है रा, तो राष्ट्रकूट वंश। वहीं अजंता मतलब जिसको कोई नहीं जानता, अर्थात गुप्त। ठीक है, गुप्त रूप से है। तो अजंता की गुफा किसने बनाया था? तो गुप्त वंशों ने बनाया था। वहीं एलोरा की गुफा किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंशों ने बनाया था। ठीक है, तो इस दोनों को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 25वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, स्वप्नवास दत्ता के रचनाकार कौन है? तो ये जो है विशेष रचना है स्वप्नवास दत्ता, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो क्या कालिदास हैं, महाकवि भास हैं, भवभूति हैं या जयदेव हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकवि भास। ठीक है, महाकवि भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता की रचनाकार यही हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है स्वप्नवास दत्ता को। कालिदास के द्वारा क्या क्या रचना लिखा गया है? एक तो मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, इस प्रकार के रचना इन्होंने लिखा है। जयदेव के द्वारा क्या लिखा है? गीत गोविंद लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार भवभूति के द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं लिखा गया है। तो आप रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं को जो है विशेष रूप से याद करके जाइएगा, पेपर में एक आध ठो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो 25 क्वेश्चन हैं वह यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।